Hi, dear students. Welcome. Hope you will be fine, doing well, and keeping safe. Dear students, today we are going to discuss making of Indian Constitution. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को किसने फ्रेम किया, किन लोगों ने इसके बनाने में अहम रोल अदा किया, उस वक़्त के हालात क्या थे, किस किस्म के सर्कमस्टेंसेस थे जिनमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। इस फ्रेम करने में सबसे अहम रोल किन लोगों का है, कितना टाइम लगा, टाइम ड्यूरेशन क्या थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, कितना टाइम लगा, प्लस ये कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट हुआ और इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया पे कब इन्फोर्स किया गया। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज क्लास 8 सिविक्स सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा मैंने आपको बोला कि आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। हिंदुस्तान का जो कानून है, हिंदुस्तान का जो आइन है, इसको बहुत ही कठिन हालात में, बहुत ही मुश्किल हालात में क्या किया गया बच्चों, फ्रेम किया गया। अब वो कौन से मुश्किल हालात थे, क्या उनके पीछे रीज़न था बच्चों? नंबर 1, डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। नंबर 2, पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। नंबर 3, प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। डियर स्टूडेंट्स, इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क अभी भी है। और अगर हम 1946 की बात करें, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए पहली मीटिंग हुई, तो उस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये काफ़ी बहुत बड़ा, बहुत डाइवर्स मुल्क था, बहुत वास्ट कंट्री थी। यहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अलग अलग मजहबों के लोग रहते थे, अलग अलग ज़ातों के लोग रहते थे, अलग अलग ज़बानें बोलने वाले लोग रहते थे। तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री था। तो एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना जिसको तमाम किस्म के लोग, तमाम लोग क्या करें, एक्सेप्ट करें, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था। नंबर 2, पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजियस डिफरेंसेस। क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था, उसमें क्लियरली ये लिखा था कि इंडिया विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, कि हिंदुस्तान को रिलीजियस डिफरेंस के बेसिस पे क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। यहाँ मुसलमानों के लिए एक नया मुल्क बनाया जाएगा जिसको बाद में पाकिस्तान कहा गया। तो कि इस मुल्क को अब आने वाले वक्त में रिलीजियस बेसिस पर क्या करना है, रिलीजियस डिफरेंसेस पर क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जिसमें तमाम मजहबों के लोग इसको एक्सेप्ट करें, ये दूसरी बड़ी चैलेंज थी। प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, क्योंकि इंडिया में 560 प्रिंसली स्टेट थी बच्चों। प्रिंसली स्टेट उन स्टेटों को कहते हैं जहाँ के लोकल राजा महाराजा वहाँ पर इंडिपेंडेंट रूल करते थे, जैसे हैदराबाद थी, जैसे हमारी जम्मू कश्मीर थी। तो अंग्रेज़ बहुत चालाक थे कि उन्होंने प्रिंसली स्टेट को कहा था कि आपको आप इंडिया के साथ जाओ, चाहे आपको मर्जी है पाकिस्तान के साथ जाओ, चाहे आप इंडिपेंडेंट रहो। तो इन प्रिंसली स्टेट को मर्ज करना, इन प्रिंसली स्टेट को अपने साथ मिलाना, ये भी उस वक्त की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जिसको तमाम किस्म के लोग एक्सेप्ट करें, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, वहाँ दूसरी तरफ से हिंदुस्तान रिलीजियस बेसिस पर क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था। तो इसको एक्सेप्ट किया जाए। प्रिंसली स्टेट का मसला था, उनको कैसे अडॉप्ट करना है, उनको कैसे अपने साथ मिलाना है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक कानून बनाना था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अपॉन अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। हिंदुस्तान का जो कानून है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में क्या किया गया है, बनाया गया है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी सिंगल आदमी ने नहीं बनाया, इसके बनाने में बहुत सारे लोगों का रोल है। जब कैबिनेट मिशन यहाँ पर 1946 में आया, 1946 में कैबिनेट मिशन आया, उसने कहा कि अब यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए उन्होंने बनाई बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय एन असेंबली नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हिंदुस्तान का कानून एक असेंबली ने बनाया है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। ओके, बी रिमेंबर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय एन असेंबली नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हिंदुस्तान का कानून एक असेंबली ने बनाया है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैबिनेट मिशन के तहत इस्टेब्लिश किया गया। कैबिनेट मिशन ने इसको इम्प्लीमेंट किया 1946 में।
16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन में था कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी मेड बाय असेंबली नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्या हुआ बच्चों, आगे चल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग जो थी वो फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। बच्चों याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। बहुत बड़े बड़े लोग जो थे, बहुत बड़े बड़े प्रोमिनेंट लीडर जो थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो थे, बाकी पॉलिटिकल लीडर जो थे, बड़े एक्सपर्ट किस्म के लोगों ने इस ये जो थे वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, जिनमें द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पाटिल, डॉक्टर A.P. अब्दुल कलाम आज़ाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। They were the some prominent members of this कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ तक आपको बच्चों ये याद रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय एन असेंबली नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट वाज अपॉइंटेड इन 1946. Its first meeting was held on 9 December 1946. 1946 many prominent leaders were the members of this constituent assembly. तो इस constituent assembly ने फिर अलग अलग कमेटियां बनाई कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट कमेटी जो थी बच्चों, सबसे बढ़िया उत्तम कमेटी जो थी बच्चों, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया। द ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने प्रिपेयर किया, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था वो था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर was the chairman of the drafting committee. He is also known as the architect of the Indian Constitution. उसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्चर भी कहते हैं, क्योंकि उसी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में सबसे ज़्यादा रोल किया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, उसका चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर था, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट बनाया था किसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। अब बच्चों, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी हमारी, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी, it took 2 years 11 months and 17 days to frame the Indian Constitution. इसने 2 साल 11 महीने और 17 दिन की मशक्क़त के बाद, काउशों के बाद हिंदुस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया, ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ बच्चों, 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होके तैयार हो गया, पूरा इसको अडॉप्ट किया गया, एंड इन्फोर्सड ऑन 26 जनवरी 1950। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, इंडिया पे जो था, इसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ, इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम हर साल 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे मानते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में सबसे अहम रोल जो था किसी पर्टिकुलर पर्सन का नहीं था, बल्कि एक असेंबली बनाई गई। उस असेंबली ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। इस असेंबली ने 3 साल की कोशिश के बाद इंडिया को एक बेहतरीन किस्म का कानून कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसको हर एक ने क्या किया, हैप्पीली एक्सेप्ट किया। फिर वो हैप्पीली इसको एक्सेप्ट किया बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक ज़बरदस्त रोल है, ड्राफ्टिंग कमेटी का एक ज़बरदस्त रोल है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक ज़बरदस्त रोल है। तो इन लोगों ने मिलजुल कर यहाँ के लिए, इस मुल्क के लिए, इस इतने बड़े मुल्क के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। Thank you very much for watching my video, dear students. To stay home, to stay safe, keep learning. Thank you.